हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 12 सेमेस्टर 2 एग्जाम्स का फर्स्ट चैप्टर है तुम लोग के सिलेबस में से, फ्रॉम द बुक एकोज, विच इज़ द सिंगिंग लेसन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। एक बार आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तुम लोग का जो सिलेबस है उसको पूरा एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि सेमेस्टर 2 एग्जाम्स में तुम लोग का सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन से बुक से आ रहे हैं। नंबर 1 तुम लोग का आएगा टेम्पेस्ट में से एक्ट 4 एंड एक्ट 5 फुल। उसके बाद एकोज में से 3 स्टोरीज आ रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टोरी है द सिंगिंग लेसन जो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड स्टोरी होगा द साउंड मशीन। थर्ड होगा बी वर्ड्सवर्थ। एंड 2 पोयम आ रहा है फ्रॉम द बुक रेवरी, डोअर बीच एंड वी आर द म्यूजिक मेकर्स। सो ये सारा हम लोग का पूरा सीक्वेंस है सेमेस्टर 2 एग्जाम्स का फॉर योर क्लास 12 बोर्ड्स 2022। ठीक है, सो आज जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई भी चैप्टर पोम स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अपने लोग को उनके ऑथर या पोइट के बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम लोग समझ पाए कि उनका माइंडसेट क्या था जब वो ये स्टोरी लिख रहे थे। ठीक है, या उनका रियलिटी उनकी लाइफ में से तो कोई पार्ट नहीं लिया गया है ना, कि एक ऑटोबायोग्राफी तो नहीं है ना ऐसा कुछ। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द ऑथर और पोएट बिफोर रीडिंग एनी चैप्टर और पोम। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस थिंग। यहाँ पर सिंगिंग लेसन जो लिखा गया बाय कैथरीन मैन्सफील्ड ने, इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि इनकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या रही है एंड ये किस तरह के स्टोरीज लिखती थी, इनका जॉनरे क्या था बेसिकली। सी कैथरीन मैन्सफील्ड शी वॉज अ प्रोमिनेंट मॉडर्निस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर। शॉर्ट स्टोरी राइटर, अगर शॉर्ट स्टोरी की बात हो और कैथरीन मैन्सफील्ड का नाम ना लिया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बहुत अच्छी शॉर्ट स्टोरी राइटर रह चुकी है, बहुत ही फेमस राइटर रह चुकी है। एंड शी वॉज बॉर्न इन द ईयर अक्टूबर 14 1888। 1888 में इनका जन्म हुआ था, जो कि तुम लोग का विक्टोरियन एरा भी कहते हैं हम लोग उस पार्ट को, उस एरा को बेसिकली। एंड इनका नाम था, फुल नेम जो इनका था वो है कैथलीन मैन्सफील्ड ब्यूचैम्प। ठीक है, एंड फ्यूचर उन्होंने चेंज कर दिया, उनकी शादी हो गई एंड नॉट शादी, बेसिकली उन्होंने ब्यूचैम्प अपने नाम से हटा दिया, कैथरीन मैन्सफील्ड उन्होंने पेन नेम रख लिया अपना। ठीक है, सो क्या हमने पढ़ा कि वो शॉर्ट स्टोरी राइटर है। उनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1888। ये सारे रनिंग नोट्स उन लोग कॉपी में लिखने पड़ेंगे, कॉपी खोल के सारे रनिंग नोट्स पॉइंटर्स के हिसाब से लिख लो। क्या लिखा हमने? फर्स्ट थिंग, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, इनका फुल नेम क्या था? कैथलीन मैन्सफील्ड ब्यूचैम्प। इनका नाम कैथलीन था, नॉट कैथरीन। ठीक है, कैथलीन मैन्सफील्ड ब्यूचैम्प एंड शी वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 14 1888 इन वेलिंगटन न्यूजीलैंड। एंड इनकी डेथ होती है 9 जनवरी 1923। बर्थ डेट एंड डेथ डेट हमें सारे ऑथर या पोइट का हमें याद रखना ज़रूरी है, इट इज़ मैंडेटरी, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने? शॉर्ट स्टोरी राइटर है, इनका एक्चुअल नेम कैथरीन नहीं था, कैथलीन था। कैथलीन मैन्सफील्ड ब्यूचैम्प। 14 अक्टूबर 1888 में इनका जन्म हुआ था इन वेलिंगटन न्यूजीलैंड। डेथ हुआ था इनका 9 जनवरी 1923। सो ये की पॉइंटर्स कॉपी में तुम लोग के मिलने चाहिए मेरे को आफ्टर द क्लास। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है। 1903 में ये लोग 3 सिस्टर्स थे एंड शी वॉज द थर्ड वन। इनके फादर एक बैंकर थे एंड एक मिडिल क्लास फैमिली थी, बहुत ही रिच एंड पॉश फैमिली वाला थिंग नहीं था। स्ट्रगल रहा इनका भी अपने बचपन में, अपने लेवल में जो स्ट्रगल होते हैं वो रहा है इनके लाइफ में भी। सो 1903, इन द ईयर 1903 वो लंदन मूव करती हैं, जहाँ पे उन्होंने क्वींस कॉलेज अटेंड किया अपनी बहनों के साथ। अपनी जो उनकी 3 बहनें थी, 2 बहनें थी, शी वॉज द थर्ड वन। एंड शी ऑल्सो बिगैन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कॉलेज न्यूज़पेपर। वो जो कॉलेज का न्यूज़पेपर आता था उसमें उन्होंने इतना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया डेडिकेटेडली कि उसके बाद इवेंचुअली उनको उसका एडिटर ही बना दिया गया। कि वो जो काम कर रही थी वहाँ पे, शी वॉज डूइंग इट अमेजिंगली, तो उनको उसका एडिटर ही बना दिया गया। एंड शी वॉज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन द वर्क्स ऑफ फ्रेंच सिम्बॉलिस्ट एंड ऑस्कर वाइल्ड। इनके इंटरेस्ट के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद देखो क्या लिखा है। इन्होंने जो राइटअप स्टार्ट किया, इनका जो जॉनरे था, इन द 20th सेंचुरी, इन्होंने रेवोल्यूशनाइज कर दिया था राइटिंग पैटर्न। वाई? सिंपल लैंग्वेज तो यूज़ किया एंड इन्होंने सिंपल लैंग्वेज के साथ हाईलाइट किया कॉम्प्लेक्स इश्यूज को। आप समझ सकते हो कि जो वुमेन है, औरतों को हमेशा से हमारे लाइक सोसाइटी में बहुत डिफिकल्टी रही है अपना एक मार्क बनाने के लिए। हर जगह पे, हर कंडीशन पे हम लोगों को बहुत डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। हो सकता है फैमिली के हिसाब से डिफिकल्टी हो या फिर सोसाइटी के हिसाब से हो, डिफिकल्टी काफ़ी जगह रही है ड्यू टू पेट्रियार्की व्हाटसोएवर। देन नंबर ऑफ रीजंस, वी कांट नेम वन। सो पॉइंट इज दैट कि इन्होंने उस टाइम पे, जब आज के दिन भी केस बहुत सेंसिटिव है, ये इशू बहुत सेंसिटिव है, तो बैक देन आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा सेंसिटिव रहा होगा। सो 20th सेंचुरी में इन्होंने राइटिंग पैटर्न प्रॉपर्ली रिवोल्यूशनाइज कर दिया था। ये सिंपल लैंग्वेज में लिख के कॉम्प्लेक्स स्टोरीज को, कॉम्प्लेक्स इश्यूज को हाईलाइट करती थी। कॉम्प्लेक्स इश्यूज लाइक, जैसे कि एक वर्किंग वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू, आज के ज़माने में वर्किंग वुमेन होना इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, बट उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कॉमन एंड प्रेवलेंट नहीं था। और कोई वुमेन वर्किंग है तो उसको आराम से लोग जज कर लेते थे। सो उनके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, उनके जो सेट ऑफ स्ट्रगल्स है उनके बारे में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया, कि अगर वो वुमेन, वर्किंग वुमेन है एंड स्पेशली वो सिंगल है, सिंगल वर्किंग वुमेन है, तो सोसाइटी में उनको क्या क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है
एंड क्या उनके साथ होता है। तो ये उन्होंने तब इशू रेज किया जबकि ये टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव था। शी हैड द यूनिक टैलेंट फॉर रियलिस्टिकली कैप्चरिंग अ मोमेंट इन टाइम। मतलब उनकी जब स्टोरी आप पढ़ोगे ना, यू विल बी लाइक कि आप उसको फील कर रहे हो, वो रियलिटी में हो रहा है आपके साथ या आपने आसपास देखा है। द वे शी यूज टू राइट, मतलब इट यूज टू फील कि उन्होंने एक्चुअली एक प्रॉपर स्टोरी को फ्रेम करके वर्ड्स में रख दिया है, सो इनकी राइटअप में वो रियलिटी हमें दिखती थी। तो हमने क्या डिस्कस किया, फटाफट से ये जो फर्स्ट स्लाइड है इसमें से एक रिविजन कर लेते हैं। लेट्स जस्ट रिवाइज दिस स्लाइड क्विकली। फर्स्ट थिंग, प्रोमिनेंट मॉडर्निस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर है। मॉडर्निस्ट क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज कॉम्प्लेक्स इश्यूज को उन्होंने रेज किया था। वुमेन ओरिएंटेड इश्यूज जब कोई नहीं लेके आता था, वर्किंग वुमेन ओरिएंटेड इश्यूज की एक सिंगल वुमेन को क्या प्रॉब्लम होती है, उन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने ये लाइक स्टोरीज लिखा। वो भी उस एरा में जब इतना लाइक इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था इस चीज़ को। सो वो एक मॉडर्निस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर है। उनका फुल नेम था कैथलीन ब्यूचैम्प, कैथलीन मैंसफील्ड ब्यूचैम्प। अक्टूबर 14 1888 उनका बर्थ डेट है। एंड वो न्यूजीलैंड में उनका जन्म हुआ था। डेथ है इनकी 9 जनवरी 1923। ओके। एंड उसके बाद क्या, वो 1903 में वो लंदन मूव करती है, क्वींस कॉलेज जाती है अपनी बहनों के साथ। उनके फादर एक बैंकर रहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली रहती है। एंड वहाँ पे वो न्यूज़पेपर में, कॉलेज का जो न्यूज़पेपर है उसमें इतना उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है कि उनको वहाँ का एडिटर अपॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है। उनके बाद इन्होंने 20th सेंचुरी राइटिंग पैटर्न को काफ़ी रेवोल्यूशनाइज किया। वुमेन ओरिएंटेड टॉपिक्स को वो उठा के लेके आए, कि जो जहाँ पे उतने टॉपिक्स नहीं आते थे, लोग इस चीज़ को इग्नोर करते थे, इन्होंने उसको फ्रंट फुट पे लिखा एंड लोगों के सामने लेके आई वो। and yeah, and she had a unique talent for realistically capturing a moment in time. I told you ना कि उनके स्टोरीज में वो रियलिस्टिक थिंग फीलिंग थी कि ओके दिस इज हैपनिंग इन रियल, ऐसा हो रहा है रियलिटी में, वो पार्ट था। सो स्लाइड 1 का रिवीजन हो गया। अब आते हैं लोग स्लाइड 2 में, सिंगिंग लेसन। अब आते हैं इस स्टोरी के ऊपर जो हम आज पढ़ने वाले हैं। सिंगिंग लेसन इज अ शॉर्ट स्टोरी इन द कलेक्शन द गार्डन पार्टी। इनका प्रॉपर्ली कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का, द गार्डन पार्टी बोल के। उसमें से सिंगिंग लेसन एक छोटा सा स्टोरी है जो आपकी क्लास 12 के सिलेबस में ऐड ऑन किया गया है। एंड ये जो स्टोरी है वो किस बारे में डील करता है? एंड अदर स्टोरीज डील्स विद द म्यूजिक टीचर मिस मेडोज। इसमें एक मेजर कैरेक्टर है जो कि टीचर रहती हैं, यू कैन से लाइक मिस मेडोज, वो इस चैप्टर की प्रोटोगोनिस्ट है। एंड हु डायरेक्टेड हर क्लास अकॉर्डिंग टू हर चेंजिंग मूड्स। सो व्हाट यूज्ड टू हैपन विद दिस टीचर, उनके मूड के हिसाब से ना क्लास में वो रिएक्ट करती थी। हम लोग, आप लोग को याद होगा बचपन में हम लोग एक जोक क्रैक करते थे कि अरे यार आज तो मैम का मूड बहुत खराब है, आज तो पेपर में मार्क्स कम मिलने वाले हैं, या वी यूज टू प्रे कि मैम का मूड अच्छा हो या फिर झगड़ा नहीं हुआ हो तो हमें मार्क्स अच्छे मिलेंगे, वी यूज टू क्रैक दीज जोक्स। सो व्हाट शी सेइंग ओवर, ये जो कैरेक्टर है यहाँ पे मिस मेडोज, वो एक टीचर रहती है हु इज इन हर 30s, मतलब वो 30 की हो चुकी है। ठीक है। एंड 30 क्रॉस कर चुके, 30 की है एग्जैक्टली, नॉट 30 क्रॉस कर चुके, शी इज 30 years ओल्ड। सो वो उनके क्लास में जब वो म्यूजिक लेसन लेती हैं तो उनकी क्लास में उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली वो बच्चों से बिहेव करती है। इफ़ शी इज़ वेरी हैप्पी तो वो हैप्पी सॉन्ग्स बच्चों को संग प्रैक्टिस करेंगी, उनको हैप्पी सॉन्ग्स लाइक गवाएंगी। एंड अगर उनका मूड बहुत खराब है, इफ़ शी इज सैड, तो वो मेलंकलिक सॉन्ग्स या सॉरोफुल सॉन्ग्स को बच्चों को सिखाएंगी वैसा। तो उनका एक फियांसे रहता है जिनका नाम है बेसिल। With her fiance's Basil's letter expressing his disgust with their relationship, she lost all her hope and her singing class was sorrowful. उनके फियांसे रहते हैं जो कि 25 years ओल्ड रहते हैं, 5 साल उनसे छोटे रहते हैं। उन्होंने उनको एक लेटर लिख के दिया कि उनको ये रिलेशनशिप बहुत ही डिस्गस्ट फील हो रहा है, डिस्गस्टेड फील हो रहा है इस रिलेशनशिप में उनको। एंड डिस्गस्ट इज अ वेरी बिग टर्म, किसी को भी हर्ट हो सकता है अगर आप डिस्गस्ट वर्ड यूज करोगे कि आपको घृणा हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यू फील डिस्गस्टेड इन दिस रिलेशनशिप। सो ये पढ़ने के बाद उनकी सारी होप जो थी शादी करने की वो खो जाती है। वाई? जस्ट इमेजिन अ 30 year old गर्ल, आज के टाइम पे भी 30 year old को हम लोग बोलना स्टार्ट, मतलब अभी उतना फिर भी नहीं बोलते हैं कि शी इज इन टू दैट एज कि उनको अब कर लेनी चाहिए शादी, या फिर वरना बूढ़े हो जाएंगे, कब करेंगे, बूढ़े बुढ़ापे में करेंगे क्या। सो सोचो उस जमाने में अ 30 year old गर्ल जिनकी शादी नहीं हुई है उनके ऊपर क्या प्रेशर रहा होगा। तो उनके जो फियांसे थे जो 25 years ओल्ड थे बेसिल, उन्होंने मना कर दिया। सो शी वॉज लाइक कि उनकी लाइफ एकदम एंड हो गई है। शी वॉज लाइक कि मुझे सोसाइटी में काफ़ी एम्बेरसमेंट फेस करना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो what happened, she lost all her hope and her singing class was sorrowful as a result of that। उन्होंने जिस क्लास के पहले ही ये लेटर पढ़ा था एंड उनकी वजह से उस लेटर का इम्पैक्ट जो था, शी वॉज वेरी अपसेट, शी वॉज डीपली हर्ट। तो वो इम्पैक्ट उनकी क्लास में भी पड़ा, वो sorrowful सॉन्ग्स अपने बच्चों को सिखा रही थी। Whereas with this apologetic telegram, she was suddenly filled with happiness and her class turned joyful. Mansfield, through the use of internal monologue, shift in and out of her protagonist's mind and succeeds in revealing her psychological state। तो यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद टुवर्ड्स द एंड आप देखोगे एक और टेलीग्राम मिलता है उनको जिसमें उसके फियांसे ने कहा कि नहीं नहीं,
आई डोंट नो मैंने किस लाइक स्टेट ऑफ माइंड में वो लेटर लिख दिया, मे बी आई वॉज अपसेट, बट अभी मैं एकदम ठीक हूँ एंड आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू। एंड देन शी वॉज वेरी हैप्पी, एंड उनका जो हैप्पी स्टेट था वो उनके लेसन्स में फिर से रिफ्लेक्ट करने लग गया। शी वॉज वेरी हैप्पी, वो अपने बच्चों को लाइक सोरोफुल सॉन्ग से अब हैप्पी सॉन्ग्स में ट्रेंड करने लग गई थी। तो इससे वो एक साइकोलॉजिकल स्टेट जो है उनका वो हम लोग को दिखाया जाएगा। एंड मोनोलॉग क्या होता है, व्हाट इज अ मोनोलॉग? मोनोलॉग बेसिकली अ लॉन्ग स्पीच जो नरेट किया जाता है एक स्टोरी के फॉर्म में, एंड उस स्टोरी के फॉर्म में कुछ कॉम्प्लेक्स इश्यूज को भी एड्रेस किया जाता है, ठीक है, बेसिकली दैट। सो मोनोलॉग वो होता है। एंड मोनोलॉग क्या होता है, एक सिंगल पर्सन नरेट कर रहा होता है जनरली, बट यहाँ पे आई कांट टेल यू कि इट्स एग्जैक्टली अ मोनोलॉग। हाँ, मोनोलॉग है मेजरली। जो है तुम लोग देखोगे कि मिस मेडोज ने अपना पार्ट डिस्कस किया है, एंड बट कुछ कुछ कैरेक्टर्स है जिनका भी पार्ट इसमें आता है। सो इट इज नॉट एग्जैक्टली अ मोनोलॉग, बट एक इंटरनल मोनोलॉग कह सकते हैं हम लोग इसको। ओके, सो व्हाट हैपेंड ओवर इट, यहाँ पे ऑथर ने हम लोग को उनके माइंड के बारे में बताया कि हाउ हर माइंड फंक्शंस, बेसिकली साइकोलॉजिकल स्टेट क्या उनके माइंड का। इफ शी इज हैप्पी इंटरनली वो एक्सटर्नली उनके काम में दिखता है, एंड इफ शी इज अनहैप्पी इंटरनली तो वो एक्सटर्नली उनके वर्क में दिखता है। सो ये रहा लास्ट में देखो उनके कुछ फेमस वर्क्स के बारे में मैंने डिस्कस किया। अ नंबर ऑफ वर्क्स लाइक ट्रेल्यूड, गार्डन पार्टी, ये सारी चीजें यहाँ पे आप रीड कर सकते हो उनके फेमस वर्क्स के बारे में। दैट इज इट। दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑथर कैथरीन मैन्सफील्ड। ये उनका पेन नेम है, रियल नेम क्या था, कैथलीन मैन्सफील्ड ब्यूचैम्प। ओके, सो अब हम आते हैं थर्ड स्लाइड में। इसका समरी के जो पॉइंटर्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। समरी पॉइंटर्स जो है, जस्ट अ सेकेंड, सो लेट अस डिस्कस द समरी पॉइंटर्स ओवर हियर नाउ। समरी पॉइंटर्स को हम बहुत डिटेल में नहीं स्टडी करेंगे, व्हाई, बिकॉज फिर चैप्टर जब पढ़ेंगे तो फिर उसका फील नहीं आएगा, वो हमारा ग्रिप नहीं आएगा प्रॉपर्ली। यहाँ तक जो हमने पढ़ा कैथरीन मैन्सफील्ड के बारे में, जो एक छोटा सा तुम लोगों को कंटेक्स्ट समझ में आया अबाउट द स्टोरी। मेजर कैरेक्टर्स कौन है, मिस मेडोज जो 30 ईयर ओल्ड है, शी इज अनमैरिड, शी इज वेरी डेस्परेट टू गेट मैरिड, एंड उनका फियांसे जो है वो बेसिल, वो इज 25 ईयर्स ओल्ड, जो कि टेलीग्राम देके पहले उनको मना कर देता है। वो एकदम फिकल माइंडेड है, फिकल माइंड है। अभी लाइक शादी का डिसीजन अभी कैंसिल कर दिया, एंगेजमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, एंड अदर मोमेंट उसने टेलीग्राम भेजा कि नहीं, आई वॉज नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड, सो आई वुड लाइक टू गेट मैरिड टू यू। सो ये दो हमारे मेजर कैरेक्टर्स हैं, एंड कैसे उनका बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर, वो हम लोग देखेंगे। ये मेजर कैरेक्टर्स हो गए, माइनर कैरेक्टर्स भी है, लाइक जिस स्कूल में मिस मेडोज काम करती है उनकी प्रिंसिपल हो गई। एक कैरेक्टर, देयर इज वन मोर कैरेक्टर, साइंस टीचर भी है, पर साइंस टीचर का नेम यहाँ पे लिया नहीं गया एग्जैक्टली। दैट शोज की होता है ना, प्रोफेशनल राइवलरी होती है। हम जहाँ पे भी काम करते हैं, नॉट सेइंग, आई एम नॉट जनरलाइजिंग दिस थिंग, बट आप लोग भी अगर कहीं पे काम वाम करते होगे तो आप लोग देखोगे कि कुछ एक आधे लोग होते हैं जो आपको नहीं लाइक करते या आप उनको डिसलाइक करते हो, ऐसा होता होगा। सो व्हाट हैपेंड, इनके भी वर्क प्लेस में जो साइंस टीचर थी उनका और उनका कोल्ड वॉर चलता था, एक टॉन्ट एक चलता था, एक कोल्ड वॉर, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे पर वो टॉन्टिंग एंड सॉफ्ट टॉन्ट्स जो होते हैं ना वो चलते रहते थे। सो वो भी हाँ यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करती है, नॉट मेजर मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल है उनका। दैट शोज प्रोफेशनल राइवलरी जो हर किसी के ऑफिस में या हर किसी के कहीं ना कहीं होती रहती है, जहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं। स्कूल में होंगे तो आप लोग स्कूल में भी कोई एक आधे फ्रेंड्स आपके ऐसे होंगे या क्लासमेट ऐसे होंगे, नॉट फ्रेंड्स, जिससे आप लोग का वाइब नहीं लाइक मैच करता होगा। इट्स लाइक दैट। समरी पॉइंटर्स जो है, आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू नोट द पॉइंटर्स। सिर्फ जो पॉइंट्स है उसको आपको कॉपी में लिखना है, बाकी सब तो आप लोग को पीडीएफ में मिल रहा है। एंड आई नो कोई भी पीडीएफ बैठ के रीड नहीं करेगा, तो जितने पॉइंटर्स अपनी कॉपी में लिख लोगे वो बहुत बेहतर रहेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है ऑन द वे टू क्लासरूम, वो क्लासरूम की तरफ जा रही होती है, जाते जाते उनका पूरा मेंटल स्टेट यहाँ पे डिस्कस किया गया कि उनके लाइक ऊपर क्या गुजर रही थी बेसिकली। सेकेंड है मीटिंग विद द साइंस मिस्ट्रेस। साइंस मिस्ट्रेस का, साइंस मैम का नाम नहीं लिया गया। दैट शोज कि वो उसको इतना हेट करती थी कि यहाँ पे वो दिखाने के लिए उन्होंने उसका नाम भी मेंशन नहीं किया, साइंस टीचर की तरह बात किया गया, उनका नाम यहाँ पे उनको लाइक मेंशन ही नहीं है। दैट शोज की जो वॉर था वो इस तरीके से दिखाया गया है कि उनका नाम लेना भी उन्होंने जरूरी नहीं समझा, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में इंपॉर्टेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा। थर्ड पार्ट है, वो वॉक करके स्कूल जा रही होती है अपने क्लास के लिए, एंड शी बम्प्ड इनटू लाइक साइंस टीचर, एक कॉन्वर्सेशन होता है उनके बीच में, एंड सेंस ऑफ एंग्विश एंड एंगर, एंड वो इतनी डिस्टर्ब्ड रहती है बिकॉज उन्होंने टेलीग्राम पढ़ चुका होता है कि उनका जो फियांसे उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया एंगेजमेंट को। सो वो एंग्विश एंड एंगर, एंड सामने तुम दुश्मन से मिल लो। जस्ट इमेजिन करो कि ऑलरेडी आप अपसेट हो, आपका मूड एकदम ठीक नहीं है, एंड आप कहीं जा रहे हो एंड सामने आपका एनिमी आ जाए जिसको आप एकदम पसंद नहीं करते हो, एंड उससे एकदम एक फेस ऑफ हो जाए। सो क्या मेंटल स्टेट रहेगा, इट्स लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ यहाँ पे देखो, सेंस ऑफ एंग्विश एंड एंगर के बारे में। द सैड सॉन्ग, वो क्लास में जाती है, बच्चों को सैड सॉन्ग सिखाने लग जाती है, उसका लाइक जो फ्लो है अप डाउन वो बच्चों को पूरा ट्रेन करने लग जाती है सिखाने में। एंड देन व्हाट हैपेंड,
सॉन्ग रिफ्लेक्टिंग मिस मेडोज सैड मूड। वो जो सॉन्ग रहता है वो मिस मेडो का सैड जो मूड है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, दैट इज रिफ्लेक्टिंग मिस मेडोज सैड मूड। फिर क्या है, थॉट्स ऑफ बेसिल। होता है ना कि जब हम अपसेट होते हैं ना तो जब आप अपसेट हो गए आपको सारे अरिजीत सिंह के सॉन्ग समझ में आने लग जाएंगे। सो इट्स लाइक दैट, ठीक है, जोक्स अपार्ट, बट यस उनके जो सॉन्ग थे वो इतना सॉबिंग सॉन्ग था, ऐसा लग रहा कि बहुत ही सॉरोफुल सॉन्ग था, लाइक मोर्निंग सॉन्ग था वो बेसिकली। देन व्हाट हैपेंड, थॉट्स ऑफ बेसिल, वो अभी की सिचुएशन में होके भी नहीं है, शी इज नॉट प्रेजेंट, शी इज प्रेजेंट एट द मोमेंट बट उनका माइंड इज एंड सोल इज नॉट प्रेजेंट एट द मोमेंट। शी इज नॉट एक्टिवली प्रेजेंट, यू कैन से फिजिकली शी इज प्रेजेंट बट एक्टिवली वो मेंटली प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे। उनके दिमाग में उस लेटर का जो कंटेंट है वही घुस रहा है, लाइक वही चल रहा है, वो बच्चों को सिखा रही है पर उनके माइंड में आ रहा है वो डिस्गस्ट वर्ड जो उन्होंने लिखा था अपने लेटर में। तो थॉट्स ऑफ बेसिल उनको बार बार आ रहे हैं एंड शी वॉज फीलिंग कि कितना एम्बेरसमेंट होगा स्कूल में, मुझे स्कूल छोड़ना पड़ जाएगा बिकॉज सबको पता है कि ना आई एम एंगेज एंड मैं 30 ईयर ओल्ड हो चुकी हूँ, एवरी वन विल लाफ एट मी, दैट साइंस टीचर विल लाफ एट मी कि शादी नहीं हुई एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये सारे थॉट्स उनके माइंड में आ रहे थे कि अब मैं क्या करूँगी, दिस एंड दैट। उसके बाद आया मिस मेडोज मीटिंग विद द हेड मिस्ट्रेस। हेड मिस्ट्रेस उनको बुलाती है अपने रूम में किसी काम से बिकॉज हेड मिस्ट्रेस के पास एक टेलीग्राम आता है, एंड टेलीग्राम आना मतलब इमरजेंसी में ही आ सकता है टेलीग्राम, जब किसी की डेथ होती है। स्कूल में टेलीग्राम आना तभी अलाउड है जब बहुत ही इमरजेंसी कोई सिचुएशन आ जाए एंड आपको अपने किसी लाइक फैकल्टी मेंबर को इन्फॉर्म करना हो। तो हेड मिस्ट्रेस रेप्रीमेंट मतलब हेड मिस्ट्रेस इस चीज़ के लिए उनको डांटती है कि अगर कोई सीरियस मैटर नहीं है तो प्लीज़ आप अवॉइड कीजिएगा नेक्स्ट टाइम से इस तरीके के टेलीग्राम को, बिकॉज हम लोग सिर्फ डेथ के केस में या कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस में टेलीग्राम को एंटरटेन करते हैं एंड क्लास डिस्टर्ब करके हम टीचर्स को बुलाते हैं फिर। सो उन्होंने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया, उन्होंने बोला कि नेक्स्ट टाइम से आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। एंड लास्ट में शी वॉज सो हैप्पी विद द टेलीग्राम कि हाँ उसने शादी के लिए हाँ बोल दिया अगेन। तो ड्रास्टिक शिफ्ट इन मिस मेडोज मूड, अब वो वापस क्लास में रिटर्न आती है एंड अब वो बच्चों को सॉरोफुल सॉन्ग से हैप्पी सॉन्ग सिखा रही होती है। दिस इज द इंटायर समरी ऑफ दिस चैप्टर। कैथरीन मैन्सफील्ड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, उनकी लाइफ कैसी थी, उनके फादर बैंकर थे, मिडिल क्लास फैमिली थी एंड शी वॉज द थर्ड वन अमंग द सिस्टर्स एंड उनको ट्यूबरक्लोसिस था, उनको टीबी था, ये मैंने डिस्कस नहीं किया। उनकी एज ज़्यादा नहीं रहती जब उनकी डेथ होती है एंड बट आई टेल यू वन थिंग अबाउट हर जो मैं बताना भूल गई थी इन द बिगनिंग, कि टुवर्ड्स द एंड ऑल्सो अपने मरते दम तक भी मतलब ऐसा था कि वो एक दिन भी राइटिंग नहीं भूलती थी, ऐसा लगता था कि कितना कुछ वो लिख दे। उनका जो पैशन था फॉर राइटिंग वो हमेशा के लिए अमर रह गया। उन्होंने इतना कुछ लिखा इतने छोटे से टाइम में जो इम्पैक्ट काफ़ी इम्पैक्टफुल लाइक इम्पैक्टफुल रहा है सबके लिए, इम्पैक्ट क्रिएट किया, आई मीन टू से लाइक दैट। सो ये था पूरा समरी। अब समरी के बाद हम लोग आते हैं मेजर थिंग में, विच इज थीम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएससी में आप लोग के साथ ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो पूछा जा सकता है, विच इज थीम। थीम ऑफ दिस चैप्टर द सिंगिंग लेसन आएगा ही आएगा, नो डाउट आएगा, ठीक है। एंड अगर नहीं भी आता यू शुड नो कि थीम क्या है, किस थीम के ऊपर ये चैप्टर को लिखा गया है, इसका मैसेज क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज और थीम ऑफ द चैप्टर। तो इसका भी आप लोग जो हेडिंग पॉइंट है वो लिख लोगे, बिकॉज आप लोग को मैं पीडीएफ दे ही दूंगी ड्राइव पे, जो स्टूडेंट्स है सबको ही उनको मैं दे ही दूंगी। सो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इनर टर्मोइल। इनर टर्मोइल का मतलब क्या है, आप जब ओपनिंग लाइन पढ़ोगे ना, दैट शोज कि उसके मन में कुछ चल रहा है, उसने ऑलरेडी टेलीग्राम पढ़ लिया एंड वो बहुत डिस्ट्रेस्ड है, वो एकदम अनहैप्पी एंड शी इज वॉकिंग, उसके अंदर में कुछ चल रहा है एंड शी कांट इवन शेयर इट विद समवन। किससे शेयर करेंगी, स्कूल में बच्चे हैं, बच्चों से तो आप इतनी पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते, एंड जो उनकी कलीग है कलीग से उतना उनका अच्छा बॉन्ड नहीं है। सो द थिंग वॉज ऑथर बहुत कंसर्न्ड है विद स्टडिंग कि कैसे हाउ सैडनेस एंड डिस्पेयर कॉज्ड बाय समथिंग अनडिजायरेबल अफेक्ट द माइंड एंड द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। यहाँ पे इनर टर्मोइल से ये दिखाना चाह रही है ऑथर कि कैसे सैडनेस एंड डिस्पेयर, जो होपलेसनेस होता है हमारे अंदर, जो किसी भी रीजन से हो सकता है, वो हमारे माइंड एंड बॉडी को कितना इम्पैक्ट देता है, ठीक है। इट रियली इम्पैक्ट द वे वी रिएक्ट टू अ सिचुएशन, ओके। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, देखो यहाँ पे लिखा है द ओपनिंग लाइन ऑफ द स्टोरी विथ डिस्पेयर कोल्ड शार्प डिस्पेयर बरी डीप इन हर हार्ट लाइक अ नाइफ। हम लोग बोलते हैं ना कि छुरी की तरह चुभ रहा है हम लोग को ये बात, लाइक चाकू की तरह हमारे दिल पे ये बात चुभ रही है, लग रही है, चोट लग रही है, दैट मीन्स इट्स वेरी पेनफुल, ठीक है। सेट्स द टोन फॉर द स्टोरी, ये फर्स्ट लाइन है स्टोरी का, इसी में हमको समझ में आ जाता है कि वो बहुत दुखी है, वो बहुत सैड है एंड उनका सोल एंड लाइक माइंड इज वेरी डिस्टर्ब्ड एट दिस मोमेंट। फर्स्ट लाइन है ये, ठीक है। द वर्ड कोल्ड शार्प नाइफ मतलब एकदम पॉइंटी नाइफ की तरह, अगर जो होता है ना कि हमारे दिल पे चुभ रहा है वैसा हार्ट पे, तो इट्स वेरी पेनफुल। ये क्लियरली डिपिक्ट कर रहा है कि कितनी डीपली अफेक्टेड है मिस मेडोज इस मोमेंट में बेसिल के लेटर को पढ़ने के बाद। शी इज फीलिंग कि किसी ने उनके हार्ट पे चाकू घोप दिया हो, बहुत ही शार्प नाइफ घोप दिया हो, ठीक है, ऐसा। मिस मेडोज इज स्ट्रीडिंग द कोल्ड कॉरिडोर टू द म्यूजिक हॉल, वो जा रही थी कॉरिडोर में म्यूजिक हॉल की तरफ
दिस इटसेल्फ शोज हाउ हर poignant पेन इज। मतलब कि वो जा रही हैं ट्रीटिंग, मतलब लड़खड़ाते हुए चलते हुए ना ट्रीट कर रही है, बस अपने आप को पुश कर रही है। शी इज लाइक कि शी इज पुशिंग हर सेल्फ, और सेंसेस में नहीं, कभी लड़खड़ा रही, कभी हल्का फुल्का चल रही है, वॉकिंग इन अ वेरी डिसबैलेंस्ड वे, वैसे इस तरीके से वॉक कर रही है। ठीक है, खुद पे कंट्रोल नहीं है, ट्रीट कर रही हैं, नॉट वॉकिंग स्ट्रेट, बेसिकली यू कैन से। दिस इट शेल्फ शोज हाउ हर पॉइगनेंट पेन इज। पॉइगनेंट मतलब कितना ज़्यादा उनका पेन है, कितना रेलिवेंट है उनका पेन। हर मूड ऑफ डेस्परेशन हैज़ अ नेगेटिव अफेक्ट ऑन द गर्ल्स इन हर म्यूजिक क्लास। उनका जो डेस्परेशन का मूड है, डेस्परेशन मतलब शी इज़ वेरी ऑब्सेस्ड नाउ एट दिस पॉइंट। देखो, ज़रूरी नहीं कि उनको करना ही था मैरिज, बट एक सोसाइटी का प्रेशर होता है उस मोमेंट पे, तो शी वॉज क्वाइट डेस्परेट कि नाउ आई एम ओल्ड, आई हैव टू गेट मैरिड। So that was, an unwanted pressure on her. This is noticeable by the choice of song that Miss Meadows tells the girls to sing a lament. Lament का मतलब आप समझ रहे हो, lament करना कोई चीज़ को, mournful song है, lament करना, दुख जाहिर करना। तो वो आती है बच्चों को गाना गाने बोलती कि lament song गाएंगे आज हम लोग। That shows clearly कि internally she is so deeply affected कि वो बच्चों को भी वैसा ही song गाने के लिए बोल रही हैं। ठीक है, next what happened? Every note of that song appears to be a sigh, a sob, a groan of awful mournfulness. हर एक नोट उस सॉन्ग का, हर एक नोट मतलब जब भी अब गाना जो हाई नोट जाता है सॉन्ग का, ऐसा लग रहा था कि वो एक साई, एक मतलब हम लोग भी लाइक ओ माय गॉड, हम लोग एक साई ऑफ एम्बैरेसमेंट, अ साई ऑफ होपलेसनेस, अ सॉब लाइक क्राइंग, वैसा अ ग्रोन, वैसे मोurnfulness आप दिखा रहे हो एकदम, ऑफुल मीन्स वेरी बैड, वैसा मोurnfulness दिखा रहे हो। हर उस सॉन्ग का हर एक नोट में वो चीज़ डिपिक्ट हो रहा था। ठीक है, दैट वाज अ थिंग। सो फर्स्ट थीम है हमारा इनर टर्मोइल। इनर टर्मोइल का नटशल में हमने क्या पढ़ा कि हमारा सैडनेस और डिस्पेयर जो इंटरनली हम भुगत रहे होते हैं, वो एक्सटर्नली कैसे हमारे माइंड एंड बॉडी को इम्पैक्ट करता है, वो यहाँ पे पोइट ने दिखाया है। ओके, सॉरी, ऑथर ने दिखाया, कैथरीन मैन्सफील्ड ने ये चीज़ यहाँ पे दिखाई है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ अपीयरेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ अपीयरेंस यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अनदर थीम ऑफ द स्टोरी इज द थीम ऑफ रिलायंस एंड अपीयरेंस। स्टोरी जब अनफोल्ड होगा यू विल रियलाइज कि मिस मेडोज एज 30 इज, हर एज इज 30 एंड ही इज 5 years ओल्ड, मतलब 5 years younger, सॉरी नॉट ओल्ड, शी इज 5 years ओल्ड, ओल्डर देन हिम। तो क्या होता है ना, जब 30 में उस जमाने में यहाँ पे लिखा है इन दोज टाइम्स 30 वॉज व्यूड एज ओल्ड। आप आज भी देखो ना 30 में कल की अनवांटेड प्रेशर होता है। आज के टाइम पे जब 21st century में, आज भी कहीं ना कहीं हम लोग फिर भी जितना भी हम बोल ले, पर वी ऑल्सो नो कि एक अनवांटेड प्रेशर है दिमाग में, अरे 30 हो गया, 30 के हो गए हैं, कुछ किए नहीं लाइफ में, वैसा। सो ये प्रेशर था उनके मन में भी। तो इन उस जमाने में तो आप समझो 30 मतलब ओल्ड डिक्लेयर ही कर दिया, बुढ़ा, लाइक दैट। व्हेन केम, और वुमेन, औरत के लिए, एक वुमन के लिए 30 होना इज अ बिग बिग थिंग। Perhaps Miss Meadows is fully aware that if her engagement with Basil is called off, she may never again get the opportunity to marry. उनको पता है कि, और उसके बाद 30 के होने के बाद अगर उनका एक एंगेजमेंट भी टूट जाएगा तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि उनकी शादी हो पाएगी, बिकॉज सोसाइटी एक ऐसी लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऐसा उस समय का बिलीफ था कि जो 30 year old है ऑलरेडी, जो कि बूढ़ी हो चुकी है, ओल्ड हो चुकी हैं अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, एंड उसका एक बार एंगेजमेंट भी कॉल ऑफ हो चुका है। ठीक है, शी इज ऑन द ग्राउंड रिलायंट ऑन हिम टू मैरी हर, मतलब शी वॉन्ट्स बाय एनीथिंग, मतलब कुछ भी हो जाए, बाय हुक और क्रुक उसकी शादी हो जाए, बस चाहे वो लव करे नहीं करे, बस शादी कर ले फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी एंड फॉर द सेक ऑफ हर एज। सो मिस मेडोज को लगता है कि इफ मैरिज डज नॉट टेक प्लेस शी में हैव टू लीव द स्कूल। उनको लगता है कि उसको स्कूल छोड़ना पड़ेगा, उनको जॉब छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज दैट शोज द थीम ऑफ अपीयरेंस। इफ शी लीव्स द स्कूल what will be her fate? Miss Meadows is basically concerned about how she will appear to others, कि दूसरों के नज़र में हाउ शी विल बी अपियरिंग, हाउ शी विल अपियर आफ्टर दिस एंगेजमेंट, आफ्टर द एंगेजमेंट इज कॉल्ड ऑफ, बेसिकली बिकॉज यहाँ पे क्या दिखा रहा है, शी वॉज फीलिंग एम्बेरस्ड कि बाकी सब मेरे पे मजाक उड़ाएंगे, स्पेशली साइंस टीचर विल मेक फन ऑफ मी। एंड मैंसफील्ड भी इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लोर करे, द थीम ऑफ डेस्परेशन, जो अपने बाद में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो एक लाइन भी उन्होंने कहा है कि लव मी एज लिटिल एज यू लाइक। ये पूरा आप जब स्टोरी पढ़ोगे इसमें एक वर्ड है लव मी एज लिटिल एज यू लाइक, दैट शोज व्हाट शी इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द लव पार्ट, एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी रिलेशनशिप। शी इज सेइंग कि जितना कम से कम कर सकते हो लव, यू कैन डू दैट, बट प्लीज गेट मैरिड टू मी, मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू वैसा है। ठीक है, सो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि शी इज कंफर्टेबल, शी इज प्रिपेयर टू सेटल फॉर एनी मैन हु मे नॉट लव हर एट ऑल। अभी ये सिचुएशन है कि वो किसी से भी कर लेंगे, चाहे वो उनसे लव करे चाहे वो नहीं करे। तो यहाँ पे दिखा रहा है ये चीज़। ठीक है, एंड बेसिकली यहाँ पे इट इज़ पॉसिबल दैट शी फियर्स हाउ शी विल बी परसीव्ड बाय अदर्स। यहाँ पे अपीयरेंस है कि दूसरे मेरे को किस नज़र से देखेंगे, कि ओ माय गॉड 30 की हो गई है, ओल्ड हो गई है, उसकी एंगेजमेंट भी कॉल ऑफ हो गई, तो शी इज़ लाइक कि मुझे अपना जगह छोड़ना पड़ेगा जहाँ मैं रहती हूँ।
आई एम सो एम्बेरेस्ड, आई हैव टू लीव माई जॉब, आई हैव टू लीव माई प्लेस, आई हैव टू लीव माई स्कूल, आई हैव टू चेंज माई सिटी, इतना तक वो सोच लेती हैं, जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, दिस सजेस्ट की अपीयरेंस को बहुत इंपॉर्टेंट है मिस मेडोज के लिए दैन वेदर बेसिल रियली लव्स हर। बेसिल रियली लव करे नहीं करे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हाउ पीपल आर परसीविंग हर टू बी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर हर राइट नाउ, बिकॉज सोसाइटी बहुत डिफिकल्ट कर देती है एक इंसान के लिए रहना अगर ऐसा कुछ हो जाए तो। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग वॉज हमने फर्स्ट क्या क्या इनर टर्मोइल, इनर टर्मोइल हमने थीम डिस्कस कर लिया। सेकंड थिंग क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ अपीयरेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ अपीयरेंस हमने अभी भी डिस्कस किया है। थर्ड आता है डेस्परेशन, जिसका थोड़ा बहुत हिंट हमने सेकंड वाले थीम में देख लिया। डेस्परेशन कहाँ पे दिखेगा, मिस मेडोज को कोई भी कंसर्न नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है मिस मेडोज इज नॉट कंसर्न बाय हाउ मच और लिटिल बेसिल में लव हर, मैंसफील्ड राइट्स थ्रू मिस मेडोज थॉट्स, आई डोंट माइंड हाउ मच इट इज, लव मी एज लिटिल एज यू लाइक, मैंने इस लाइन को हाईलाइट किया यहाँ पे। आई डोंट, उन्होंने लिखा आई डोंट माइंड हाउ मच इट इज, मुझे कितना भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कितना करते हो, लव मी एज लिटिल एज यू लाइक, मतलब कम से कम भी करो बट यू शुड गेट मैरिड टू मी। This line is important as it only suggests that Miss Meadows doesn't care how little Basil loves her, but it also suggests that Miss Meadows is prepared to settle for a man who may not love her at all. हमने अभी अभी इसके पहले वाले पार्ट में वो डिस्कस किया। पहला थीम क्या था, इनर टर्मोइल, इनर टर्मोइल। दूसरा थीम क्या था यहाँ पे, जस्ट रिकॉल दिस थिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ अपीयरेंस, इनर टर्मोइल, इंपॉर्टेंस ऑफ अपीयरेंस। थर्ड इज डेस्परेशन, यहाँ पे देखो क्या लिखा है। It is also interesting that Mansfield writes that Miss Meadows knew that he did not love her. ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मैंसफील्ड लिख रही है मिस मेडोज को पता है कि ही डिड नॉट लव, उनको पता था ये, देखो वाइब आ जाता है, लाइक अ गर्ल और अ गाय कैन अंडरस्टैंड कि दो जो भी उनका पार्टनर है या जो भी पर्सन है वो एक्चुअली उनको लव करते हैं कि नहीं। वी हैव दैट मच सेंस, वी हैव दैट सिक्स सेंस, वी कैन नो एटलीस्ट कि बाय द बिहेवियर एंड द वे दे स्पीक, द वे दे टॉक टू यू, one can understand, that's very evident. Okay, despite this awareness, at the end of the story when Miss Meadows reads Basil's telegram, इतना कुछ पता होने के बाद भी जब वो टेलीग्राम पढ़ती है एंड एंगेजमेंट फिर से उनका रिज्यूम हो जाता है, मिस मेडो इज हैप्पी, मैंने नीचे मार्क किया, शी इज हैप्पी नाउ। अगेन दिस सजेस्ट दैट अपीयरेंस इज मोर इंपॉर्टेंट टू मिस मेडोज दैन वेदर बेसिल रियली लव्स हर। सो अपीयरेंस एंड डेस्परेशन आपस में हैंड इन हैंड जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिखा है, अपीयरेंस मतलब हाउ अदर्स आर परसीविंग हर टू बी, एंड सेकंड थिंग डेस्परेशन, शी इज लाइक आई डोंट माइंड हाउ मच इट इज, लव मी एज लिटिल एज यू लाइक। ये आप ये पॉइंट से हाईलाइट कर सकते हो। ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, आई टेल यू वन थिंग, आप लोगों को डायरेक्ट कोट्स ले, जितना कोट्स आप लिखोगे रेलिवेंट कोट्स, ऐसा वैसा कुछ फॉरवर्डेड कोट्स नहीं, जितना रेलिवेंट कोट्स आप लिखोगे उतना आप लोगों की स्टोरी के लिए या आंसर्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा। एंड जब आपको लगे कि हाँ हम लोग कोट्स ध्यान में नहीं आ रहे हैं, सो आप लोग क्या करो, जो चैप्टर आपने थर्डली पढ़ा है उसमें से ही लाइन्स को डायरेक्ट स्पीच में पिक कर लो, जैसे यहाँ पे मैंने किया है, आई डोंट माइंड हाउ मच इट इज, लव मी एज लिटिल एज यू लाइक, न्यू दैट ही डिडंट लव हर, ये सारे जो लाइन्स हैं ये एग्जैक्टली बुक में लिखे हैं, चैप्टर में है, तो ये आप थीम में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो कोट्स भी हो गया एंड रेलिवेंट डेस्परेशन को डिपिक्ट भी कर रही है। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग हमने क्या किया, इनर टर्मोइल, इनर टर्मोइल मतलब मन में जो आपका चल रहा है वो कैसे इंटरनली जो चल रहा है वो एक्सटर्नली क्या इंपैक्ट करता है। सेकंड थिंग वाज इंपॉर्टेंस ऑफ अपीयरेंस, की कैसे दूसरे उनको परसीव करेंगे। उस बात से वो इतनी एम्बैरेस्ड हो गई थी कि शी वाज कंप्लीटली रेडी टू लीव हर जॉब, सिटी, एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्बैरेसमेंट। नेक्स्ट थर्ड क्या है, डेस्परेशन। आई हैव टोल्ड यू कि क्यों डेस्परेट थी वो, कि उसको उनको फर्क नहीं पड़ता है, शी न्यू कि बेसिल उनको लव नहीं करता है, बेसिल एक फिकल माइंडेड लड़का है 25 साल का जो बस कन्वीनियंस की वजह से शादी करे। दिस इज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, कि हाँ उसको भी लग रहा है कि इससे शादी करना इज कन्वीनियंट फॉर मी, एंड इसको भी लग रहा है कि अभी आई एम 30 year old एंड आई नॉट गेट एनी अदर गाय, सो लेट्स जस्ट गेट मैरिड, इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, देयर इज नो लव इन्वॉल्व इन टू इट, शी इज अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट बट स्टिल शी चोज दिस थिंग कि नहीं मेरे को करना है। थर्ड हो गया। फोर्थ, ये सारा जितना भी हमने डिस्कस किया है, सॉरी फोर्थ नहीं, यहाँ पे हमारा थीम एंड होता है, इसके बाद मैसेज आएगा। तीन थीम क्या है, इनर टर्मोइल, इंपॉर्टेंस ऑफ अपीयरेंस एंड द थर्ड इज डेस्परेशन। नेक्स्ट हमारा आता है मैसेज। इस चैप्टर से क्या मैसेज, क्या मॉरल हम सीखते हैं। पहला बात तो ये कोई एक्सप्लिसिट मैसेज को कन्वे नहीं कर रहा है यहाँ पे, यू कैन टेक आउट एनी मैसेज, तो आप अपने हिसाब से इस चैप्टर को पढ़ के हम अपने हिसाब से कोई मैसेज लर्न कर सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर मैसेज यहाँ पे डिपिक्ट नहीं हो रहा है, बट येस इंडिविजुअल लेवल पे दो तीन चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट हुई है। फर्स्ट थिंग, वी शुड हैव द गट्स टू फेस एंड एक्सेप्ट रियलिटी। मैंने दो मैसेज को यहाँ पे पूरा हाईलाइट किया है, आप शॉर्ट में कॉपी में लिख लो, ये पूरा पैराग्राफ आप लोगों को नहीं लिखना है, बिकॉज यू विल गेट इट एंड आप इसको रीड भी कर सकते हो, बट ये दोनों लाइन आपको मैसेज में लिखना पड़ेगा एंड इसको फिर आप अपने ओन वर्ड्स में कन्वर्ट भी कर सकते हो इन एग्जाम्स। ठीक है, वी शुड हैव द गट्स टू फेस एंड एक्सेप्ट रियलिटी, वी शुड नॉट बी एस्केपिस्ट। तो यहाँ पे पहला लेसन क्या है लाइफ में, कि जो भी हो हमारे लाइफ में, कुछ भी अप डाउन, कुछ भी सीन आ रहा है, हमारे अंदर इतना गट्स होना चाहिए, इतना हिम्मत होना चाहिए कि हम उसको फेस करें,
डर के मारे हम भागे नहीं पीठ पीछे कि हमें सिचुएशन से भागना नहीं चाहिए, सिचुएशन को देख के फेस करना चाहिए, इतना गट्स रखना चाहिए कि वी कैन फेस इट एंड वी कैन गो थ्रू दिस थिंग, एंड वी कैन गो थ्रू दिस थिंग एंड वी विल ग्रो विथ इट। गो थ्रू करके हम ग्रो भी करेंगे आगे चल के। सो ये गट्स होना चाहिए फर्स्ट थिंग। बिकॉज मिस मेडोज ने क्या दिखाया, मिस मेडो उस सिचुएशन से भागने का पूरा प्लानिंग कर ली थी कि अब तो मेरा एंगेजमेंट कॉल ऑफ हो गया, मेरे को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, आई हैव टू लीव दिस स्कूल, आई हैव टू लीव दिस सिटी एंड आई हैव टू शिफ्ट समवेयर एल्स, मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। तो शी वॉज बीइंग एन एस्केपिस्ट, वो एस्केप कर रही थी सिचुएशन से। गॉट इट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट मैसेज में, विच इज दिस, द मैसेज ऑन द सोशल लेवल इज फॉर सोसाइटी। सिर्फ मिस मेडोज की गलती नहीं है, जिस तरीके से वो बिहेव कर रही हैं, उनके अंदर कुछ नेचर है जो इंस्टिल किया गया बचपन से, एंड वो होता है हमारे आसपास का, हमारा एम्बियंस, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारे आसपास कैसे लोग बिहेव करते हैं टुवर्ड्स यू, उसकी वजह से होता है। तो जो सेकंड मैसेज है, द मैसेज ऑन द सोशल लेवल इज फॉर सोसाइटी। सोसाइटी के लिए क्या मैसेज है, द सोसाइटी शुड इंश्योर एन एटमॉस्फेयर इन विच अ सिंगल वुमन, कोई भी सिंगल वुमन है, could live with honor and dignity even if she's single, even if she's single and she's 30 or 35 or 40 or whatever it is, आज भी आप लोग देखोगे सिंगल वुमेन को फ्लैट नहीं मिलता है, उनको फ्लैट चाहिए होता है रहने के लिए, तो उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, सिंगल लड़की है, फैमिली में नहीं है, हम लोग उनको फ्लैट नहीं देंगे। अभी भी बहुत जगह पे प्रॉब्लम होती है, कॉम्प्लेक्सेस हो गए, अच्छी बिल्डिंग हो गए, वहाँ पे आपको घर नहीं मिलेगा, फ्लैट नहीं मिलेगा रहने के लिए। तो कितने सारे स्ट्रगल हैं जो आज 21st सेंचुरी में भी हम लोग को लाइक फेस करने पड़े। तो आप समझो उस टाइम पे तो बहुत ही हालात खराब थे। तो सोशल लेवल पे क्या मैसेज है कि सोसाइटी को भी, सिर्फ मिस मेडोज गलत नहीं है कि वो वहां से भागने की कोशिश कर रही है, अगर आपने, सोसाइटी ने वो कंफर्ट दिया होता, वो एक्सेप्टेंस दी होती कि इट इज ओके टू बी अ 30-year-old सिंगल वर्किंग वुमन, तो वो वहां से भागने का सोचती नहीं। आप लोगों को भी सोसाइटी, एज अ सोसाइटी भी हमें ऐसा बनना चाहिए कि हम उसको उस नज़र से नहीं देखें कि वो बूढ़ी हो चुकी है, यार ये उसका एक एंगेजमेंट टूटा हुआ है। हमें बस ये सोचना चाहिए कि अच्छा है, ठीक है, मे बी अच्छा वो अभी टूट गया, क्या पता है आफ्टर मैरिज बहुत ही टॉक्सिक हो जाता है तब टूटा, इससे बेहतर है पहले ही टूट गया। सो वी शुड बी लाइक दैट एंड इट्स ओके टू बी अ 30-year-old सिंगल वर्किंग वुमन। तो और वो लड़की, शी कैन लिव विथ ऑनर एंड डिग्निटी लाइक अदर्स, लाइक एनी अदर एज ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे सोसाइटी के लेवल पे मैसेज है कि सोसाइटी को भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, हम सिर्फ इंडिविजुअल को बिहेव नहीं कर सकते। इंडिविजुअल जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, हो सकता है सर्कमस्टांस बचपन से ऐसे देखे हों कि उनका माइंडसेट वैसा हो चुका है कि नाउ आई एम ओल्ड, आई बी एम्बैरेस्ड, एवरीबडी वुड लाफ एट मी, लाइक दैट। सो हमें वो कंफर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा एक इंडिविजुअल को कि वो आके एक्सेप्ट कर पाए कि ओके दिस इज ओके, सोसाइटी तो मेरे को एक्सेप्ट कर ही लेगी, दे विल एक्सेप्ट मी, कि इफ आई एम सिंगल, इफ आई एम 30-year-old, दे विल एक्सेप्ट मी। अब देखो यहाँ पे क्या, द वेस्टर्न सोसाइटी हैज चेंज्ड अ लॉट एट नो वन इवन नोटिसेस इफ अ वुमन इज सिंगल और मैरिड, बट नाउ डेज बहुत कुछ चेंज हुआ है, वेस्टर्न सोसाइटी को फर्क भी नहीं पड़ता है अभी के टाइम पे, मैं बता रही हूँ कि कोई सिंगल है, कोई मैरिड है, कोई डिवोर्स्ड है। हाउ एवर इन इंडियन एंड अदर बैकवर्ड कंट्रीज, इसको एकदम दिल पे नहीं लेने का कि एकदम हम लोग को बैकवर्ड बोल रहा है, अदर बैकवर्ड कंट्रीज भी है, पहले है कुछ लोग है पिछड़े हुए सोच के अभी भी है। वी कांट बी लाइक कि नहीं, अभी भी तुम लोग देखोगे आसपास है, 30-year-old में एक अलग प्रेशर आ जाता है, 30-year-old क्या, उसके पहले से लेट 20s में प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इन इंडियन एंड अदर बैकवर्ड कंट्रीज अ सिंगल वुमन इज ओपन टू अनथिंकेबल एक्सप्लॉयटेशन, हरासमेंट, सरकाजम एंड टॉन्ट एवरी सिंगल डे। आप जहाँ जाओगे एवरीबडी विल टॉन्ट यू। आप अपने आसपास अपनी सिस्टर्स को देखना ना जो 25 या 24 की एज की है, उनको मैरिज के लिए बोला जाएगा, टॉन्ट किया जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ, मतलब यू आर गेनिंग वेट, यू आर लूजिंग वेट, कुछ ना कुछ बोला जाएगा, अभी भी जो होता है। तो वेस्टर्न सोसाइटी काफी मॉडर्न हो चुका है इस चीज को लेके, वेदर यू आर सिंगल, मैरिड, डिवोर्स्ड, डजंट मैटर, यू आर इंडिविजुअल, यू हैव इक्वल राइट टू लिव विद ऑनर एंड डिग्निटी एज एनी अदर इंडिविजुअल। बट अदर कंट्रीज, जो अदर बैकवर्ड कंट्रीज है या फिर थोड़ा इंडिया हो गया, इन सब जगह पे अभी भी एक्सप्लॉयटेशन, हरासमेंट, सरकाजम एंड टॉन्ट तो बहुत कॉमन है, कहीं पे भी जाओगे आपको वो मिलेगा। इट इज रॉन्गली थॉट दैट अ सिंगल वुमन इज डेफिशिएंट और अब नॉर्मल इन सम वे। लोग क्या सोचते हैं कि पक्का इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा इसीलिए इसकी अभी तक शादी नहीं हुई, शी इज अब नॉर्मल इन सम और द अदर वे, और शी हैज सम डिफेक्ट, डिफेक्ट इज द वर्ड बोलते हैं, कुछ तो इसके आंख, नाक या मुंह या पैर या कुछ खराब होंगे। तो दिस इज ऑन द सोसाइटी लेवल, ठीक है। मैसेज है इस पोएम का, फर्स्ट थिंग इज वी शुड हैव द गट्स टू फेस द सिचुएशन, टू फेस द रियलिटी, वी शुड नॉट बी एस्केपिस्ट। सेकंड मैसेज इज फॉर द society, कि you should ensure an atmosphere in which a single woman could live with honor and dignity, doesn't matter whether she is single, married, unmarried, divorced, whatever it is, ठीक है। सो ये इसका मेन मैसेज है। ये दोनों आप जो लाइन हमने इसको ब्लॉक लाइक डार्क कलर में लिखा है, इसको आप लोग कॉपी में लिख लो एंड इसको अपने वर्ड्स में आप फ्रेम कर सकते हो, ओके। अब आते हैं हम लोग लास्ट थिंग विच इज टाइटल। टाइटल जो है स्टोरी का, द सिंगिंग लेसन दैट इज कंप्लीटली एप्रोप्रिएट एंड सजेस्टिव। इट इज थ्रू द सिंगिंग लेसन दैट द राइटर कन्वेज द इनर टर्मोइल इन मिस मेडोज,
द सिंगिंग लेसन के थ्रू, सिंगिंग क्लास चल रहा था उसके थ्रू ही दिखाया राइटर ने वो इनर टर्मोइल, जो थीम है हमारा इनर टर्मोइल का, जो मिस मेडो के मन में है एट फर्स्ट, एंड लेटर वो हैप्पी स्टेट। तो थ्रू आउट द स्टोरी वो सिंगिंग लेसन एक मेजर पार्ट प्ले करता है, जिसमें पहले एक इनर टर्मोइल दिखाता है, फिर उसका हैप्पी स्टेट दिखा रहा होता है। सैड सॉन्ग का नाम क्या था? अ लैमेंट। ओके, एंड जो बच्चियां गा रही है इन अ वे दैट ब्रिंग्स आउट द फीलिंग्स ऑफ डेस्पेयर इन मिस मेडोस माइंड। जो हैप्पी सॉन्ग है वी कम हियर टुडे रिफ्लेक्ट्स हर इनर हैप्पीनेस। लास्ट में वो कहती है द हैप्पी सॉन्ग वी कम हियर टुडे, वो इनर हैप्पीनेस रिफ्लेक्ट कर रहा है उनका। दैट मीन्स कि उनके जो फियांसे उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया। तो सिंगिंग लेसन के थ्रू ही दो उनका मूड शिफ्ट, हम लोग मेजर मूड शिफ्ट हम लोग नोटिस करेंगे। एक तो एकदम लैमेंट सॉन्ग था, एक एकदम हैप्पीनेस सॉन्ग था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। द एंटायर स्टोरी एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड द सिंगिंग लेसन, जिसमें मेजर इवेंट्स होते हैं। In fact, the title has double sense. How? It may mean either a class where people how to sing or a lesson that is singing itself. Literal terms में भी singing lesson चल रहा था, आप समझो। Literal term में भी actually it was a singing class. Life follows the music. Maybe music is played according to life. यहाँ पे बोला कि हो सकता है लाइफ म्यूजिक को फॉलो करता है, या फिर हम अपनी लाइफ के अकॉर्डिंगली म्यूजिक को प्ले करते हैं हमारा मूड के हिसाब से। देखो कभी हमारा मूड बहुत ही लाइक एकदम सैड सॉन्ग सुनने का तो हम सैड सॉन्ग सुनते हैं, कोई रोमांटिक सॉन्ग सुनने का तो रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं, कोई पेपी सॉन्ग सुनने का है तो पेपी या रैप सुनते हैं अपने मूड के हिसाब से। सो म्यूजिक इज लाइक दैट आइस्ड फ्रेगमेंट दैट ट्रांसमिट्स द इंप्रेशन ऑफ अ सर्टेन मोमेंट, लाइक एन इंप्रेशनिस्ट पेंटिंग। हमारे मोमेंट के हिसाब से वो म्यूजिक उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है। सिंगिंग लेसन जो है मिस मेडोज को अलाउ कर रहा है हर इनर टर्मोइल टू इन्फ्लुएंस not only her song choices when teaching her class, but the way in which the songs are interpreted. A lament, lament का मतलब क्या होता है? सॉरोफुल, एक लैमेंट दर्शाना, एक दुख दर्शाना, ठीक है। अ लैमेंट इज अ okay, and then a lament is a reflection of her inner turmoil. But when Miss Meadows receives Basil's apology, her music choice reflects her change in the mood, and she sings a happy song, allowing her own voice to sing loudest, symbolizing her return to happiness. तो जब मिस मेडोज रिसीव करती है बेसिल का अपॉलोजी, जब उन्होंने माफ किया, लाइक अपॉलोजी लिखा उनके म्यूजिक चॉइस में, देन व्हाट हैपेंड दैट शोज कि उनका मूड कैसे अचानक से चेंज हो जाता है। द एंटायर थिंग, जो एंटायर साइकोलॉजिकल स्टेट वो दिखाना चाह रही है एक ह्यूमन बीइंग का, एक गर्ल का माइंड का उस समय जो उनके अंदर बीत रहा था, कैसा एक वर्किंग सिंगल वुमन के लिए होता है, तो वो थ्रू आउट उन्होंने सिंगिंग लेसन में दिखाया। एंड म्यूजिक का इंपॉर्टेंस बताया कि म्यूजिक हमारे माइंड को, हमारे मूड को कितना इम्पैक्ट क्रिएट करता है हमारे ऊपर, ठीक है। सो विद दिस वाज द टाइटल, दैट द टाइटल इज कंप्लीटली एप्रोप्रिएट एंड सजेस्टिव। यू कैन, अगर टाइटल के ऊपर आएगा तो आप ये लिख दोगे। थीम क्या था हमारा? इनर टर्मोइल, इंपॉर्टेंस ऑफ अपीयरेंस, एंड द थर्ड थीम वाज, एक सेकंड, थर्ड थीम या डेस्परेशन, थर्ड थीम वाज डेस्परेशन। ओके, टाइटल हमने पढ़ लिया। इनर टर्मोइल, इंपॉर्टेंस ऑफ अपीयरेंस एंड डेस्परेशन, ये हमारा थीम था। मैसेज क्या था? वी शुड हैव द गट्स टू फेस द रियलिटी एंड वी शुड नॉट बी एन एस्केपिस्ट। सेकंड मैसेज था सोसाइटी लेवल पे, दैट सोसाइटी शुड क्रिएट एन एटमॉस्फेयर वेयर अ सिंगल वर्किंग वुमन कैन लिव विद ऑनर एंड डिग्निटी लाइक एनी अदर इंडिविजुअल। एंड टाइटल इज completely apt and suggestive because throughout the music lesson her major two mood shifts were depicted clearly. Okay, ये दिखाया गया था ये पार्ट। अब हम यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 था आज का चैप्टर का, जिसमें हमने कैथरीन मैन्सफील्ड के बारे में पूरा डिस्कशन किया। ऑथर का बैकग्राउंड क्या था, क्या उन्होंने लाइफ में किया है, एंड उनकी डेथ आई टोल्ड यू जल्दी हो जाती है, सो बिकॉज ऑफ हर डिजीज। तो हमने सब कुछ, क्रॉनिक डिजीज वो सफ़र कर रही थी, एंड उनके लाइफ के बारे में सब कुछ हमने डिस्कस किया। जस्ट अ सेकेंड, so sorry for the interruption, so sorry, ठीक है। so sorry for the interruption and बीच में I was getting calls, so yeah, what we were doing, तो ये पार्ट रहा हमारा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे चैप्टर का प्रॉपरली, चैप्टर का जो कंटेक्चुअल पार्ट है वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एंड इसमें आप देख सकते हो मैंने पूरा एडिटिंग किया है साइड में कि मिस मेडोज कैसी दिखती थी, सब कुछ उसी के हिसाब से यहाँ पे एडिट किया गया है। तो सेकंड क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पर आज जो भी हमने लिखा है मैं उसमें से क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास पूछूंगी। सो मेक श्योर करना सब कुछ तुम्हारा सॉल्व हो जाए। हमने थीम डिस्कस किया है, मैसेज डिस्कस किया है, टाइटल डिस्कस किया है, अबाउट द ऑथर हमने इन डिटेल डिस्कस किया है। नाउ चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड थर्ड क्लास में हम Q&A डिस्कस करेंगे, जो लास्ट के स्लाइड्स में, जिसमें कैरेक्टर स्केच भी है। कैरेक्टर स्केच मैं अभी नहीं करवा रही हूँ, बिकॉज फिर क्या होगा ना, समरी वाला पार्ट जो है ना, काइंड ऑफ समरी हो जाएगा वो इन डिटेल, तो फिर चैप्टर पढ़ने में मजा नहीं आएगा उतना। इसीलिए कैरेक्टर स्केच भी क्वेश्चंस मैंने ऐड कर दिए हैं। So with this, let's come to this class comes to an end. Thank you everyone, and yes, homework हो जाना चाहिए, running notes सबको लिखोगे। चलो, bye.